नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक चौरसिया और एक बार फिर हम हाजिर हैं चुनावी नाइट्स विद दीपक चौरसिया लेकर, क्योंकि हम इस खास शो में मिलवाते हैं उन तमाम राजनीतिक हस्तियों से जिनका आपसे सीधे सरोकार है। जी हाँ, जो आपके लिए नीति बनाते हैं, आपके नियम बनाते हैं, आपकी पूरी की पूरी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। 2014 का महारण है और कहा जाता है कि चुनाव होता है 3 चीजों के लिए: नारा, नखरा और नाटक। इन्हीं 3 चीजों पर चुनाव चलता है और यही 3 चीजें हमको देखने को मिलती है किसी टीवी सीरियल के अंदर। ऐसे कई सारे लोग हैं राजनीति से जो टीवी सीरियल से, फिल्मों से राजनीति के अंदर आए हैं, अपनी पहचान बनाई है, लेकिन पिछले कुछ ही सालों में फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय किया है एक ऐसी शख्सियत ने जिसका नाम है स्मृति ईरानी। तो जोरदार तालियां हो जाए स्मृति ईरानी के लिए, उनको हम बुलाते हैं। स्मृति जी, इस धुन को सुनकर कुछ याद आया? सीरियल में थोड़ी बहुत याददाश्त जाती थी, लेकिन तो नहीं जाती है। हाँ, मेरा नाम ही स्मृति है। हाँ। तो मुझे विस्मृति हो जाए तो बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। तो हाँ, थोड़ा बहुत याद आया। थैंक यू। स्मृति, अगर हम बात करें इन चुनाव में, तो आपको क्या लगता है ये चुनाव राहुल वर्सेस नरेंद्र मोदी है सीधी तरह? नहीं, राहुल को तो स्वयं कांग्रेस पार्टी प्रोजेक्ट नहीं कर रही। इतनी हिम्मत कांग्रेस में ही नहीं है, क्योंकि उन्हें राहुल गांधी में क्षमता दिखती नहीं। तो फिर चुनाव राहुल वर्सेस मोदी का कैसे हो सकता है? और वैसे भी जब टक्कर होती है तो बराबर के लोगों में होती है। मतलब आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी एक बराबर हैं, एक कद पे? मुझे लगता है एक तरफ राहुल गांधी में एक ऐसा नेता लोग देखते हैं जो अभी भी भारत को डिस्कवर कर रहा है, जिनके पास ना कोई स्पष्ट नीति है, ना कोई स्पष्ट स्टैंड है, जिन्होंने एक एमपी होने के बावजूद भी भ्रष्टाचार जैसे विषय पर, महंगाई जैसे विषय पर, महिला सुरक्षा जैसे विषय पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। और दूसरी तरफ उनके सामने नरेंद्र भाई जैसे नेता हैं जिन्होंने मात्र भाषण तक अपने आप को सीमित नहीं किया। उनके पास जिम्मेदारी जब एक प्रदेश की आई तो उन्होंने प्रदेश में विकास करके लोगों को दिखाया। और जनता अब जानती है कि सिर्फ शब्दों से विकास नहीं हो पाएगा। अब ऐसा ठोस नेतृत्व चाहिए जो जमीनी हकीकत में उसे तब्दील कर पाए, जो नरेंद्र मोदी ने किया, राहुल गांधी ने नहीं किया। गया शो आपके हाथ से। नहीं, ये पब्लिक स्मृति ईरानी तो नहीं लेके आई है। अब आप अरविंद केजरीवाल मत बनिए। नहीं, ऐसा मत कहिए। ये मेरा सबसे बड़ा अपमान होगा, मैं ये कहूंगा, अगर आप मुझे अरविंद केजरीवाल कहेंगे। बहरहाल, मजाक की बात से ऊपर उठते हुए, आपको नहीं लगता कि अभी भी बीजेपी में जो गोवा में हुआ, जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी जी नाराज हुए, उसके बाद वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में नहीं गए जब नरेंद्र मोदी का एंडोर्समेंट होना था, उनकी टिकट को लेकर नाराजगी हुई, आखिरकार पार्टी के भीष्म पितामह नाराज क्यों हैं? मुझे आप भली भांति इस बात से परिचित हैं कि आडवाणी जी मेरे लिए न सिर्फ एक वरिष्ठ नेता हैं, बल्कि उनसे मेरा पारिवारिक संबंध है, इसलिए मेरे अपने परिवार के वो बड़े जैसे हैं। तो मुझे लगता है आडवाणी जी के प्रति पार्टी में कार्यकर्ता हो या नेता हो, सबके मन में उनके प्रति बड़ी सम्मान की भावना है। आडवाणी जी ने जब हमारे पूरे संघर्ष में अथवा पूरी यात्रा में या जितना भी हमारी चुनावी रणनीति रही है उसमें जब उन्हें ठीक लगा उन्होंने सुझाव दिया, जब उन्हें ठीक लगा उन्होंने आदेश दिया, और हमेशा हमने उनकी बात को सराखों पर रखा। इनफैक्ट सो मच सो कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्हें सार्वजनिक एक बयान लिखकर देना पड़ा कि आडवाणी जी क्योंकि हमारे सर्वोच्च नेता हैं, सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, इसलिए वो कहां से चुनाव लड़ेंगे ये भी निर्णय, जो आपने देखा है भाजपा में और कोई नेता अपना निर्णय खुद नहीं लेते, सब पार्लियामेंट्री बोर्ड लेती है, लेकिन आडवाणी जी का सम्मान करते हुए, उनकी वरिष्ठता को देखते हुए ये निर्णय हमने उन पर छोड़ा। इसलिए कहना बिल्कुल गलत होगा कि जिस व्यक्ति को हमने पिता समान भूमिका में देखा है उनके प्रति हमारे मन में सम्मान नहीं, ये ठीक नहीं। ऐसा नहीं लगता आपको कि पार्टी सिर्फ नरेंद्र मोदी तक केंद्रित होकर रह गई है, बीजेपी नहीं और सिर्फ मोदी ही मोदी चारों तरफ? नहीं, पोस्टर में मोदी तो वहाँ पे वो महिला सर हिला रही, मोदी तो प्रधानमंत्री के रूप में है। नहीं, लेकिन हर मंच पे आप देखते हैं कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उनके साथ रहता है।
आप देखते हैं जब चुनाव में टिकट वितरण की बात होती है तो वो एक व्यक्ति विशेष नहीं करता, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठकर मिलकर करता है, और वो भी तब जब प्रदेश के साथ उस विषय पर चर्चा होती है। तो यूनिलैटरली अगर आप राजनीति में डिसीजन मेकिंग देखें तो वो सिर्फ कांग्रेस में होती है, जहां पर गांधी परिवार खड़ा होकर बोलता है ये होगा ये होगा ये होगा। भाजपा में ऐसा नहीं। हम बात करेंगे आपकी इस जर्नी की, लेकिन उससे पहले चूंकि ये चुनावी नाइट्स है, 2014 के महारण चल रहे हैं, क्यों टिकट वितरण में बीजेपी के इतने तमाम बड़े नेताओं को नाराज किया गया? जसवंत सिंह जी ने पार्टी छोड़ दी है, कोई और नाराज है टिकट को लेकर, कलराज मिश्र नाराज हैं, लालजी टंडन का टिकट काट दिया गया है, राजनाथ सिंह गाजियाबाद से लखनऊ चले गए हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब नेता सेफ सीट क्यों ढूंढे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो स्पष्टीकरण दे दूं कि मैं चुनावी समिति का हिस्सा नहीं हूं अब। इससे पहले 2-3 साल मैं रही थी क्योंकि मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष थी। लेकिन मुझे लगता है कि चुनावी रणभूमि पर हम चाहते हैं कि एक सामूहिक निर्णय हो कि कौन किस मैदान में उतरे और किस परिस्थिति में किस क्षमता के साथ उतरे। तो इस विषय पर जो वरिष्ठ नेतृत्व ने जो भी डिसीजन लिया है, कार्यकर्ता होने के नाते हम उसका समर्थन करते हैं। और जो खबरें आती हैं खींचतान की, मुझे लगता है बीजेपी हमेशा टीआरपी से अपने आप को संबंधित पाती है कि जब जब बीजेपी की कोई खबर आती है तो माना जाता है कि हर चैनल उसे बहुत चलाता है क्योंकि व्यूअरशिप बहुत होती है। राहुल गांधी भी चलाते हैं हमको, और आप आरोप ये लगाते हैं कि अरविंद केजरीवाल की उससे ज्यादा चलाते हैं, और अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगाते हैं कि मीडिया वाले तो बीजेपी और कांग्रेस के इशारे पे काम करते हैं। मुझे लगता है ये मीडिया वाले तो बेचारे फंस गए ना। ये जिन दो लोगों का आपने उल्लेख किया है, उनके बारे में मैं जितना कम कहूं उतना अच्छा, क्योंकि आपने राहुल गांधी का नाम लिया तो यहाँ से हंसी आई। आपने अरविंद केजरीवाल की बात कही तो लोगों ने जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप की वो राजनीति कर रहे हैं उसका समर्थन जनता ने भी नहीं किया है। तो मुझे लगता है मुझसे ज्यादा तो जनता जनार्दन बोल रही है। मैं इतना ही कहूंगी कि ये चुनाव लड़ा जा रहा है ताकि भारत का उत्थान हो, भारत का विकास हो, और हम सबकी प्रतिबद्धता ये है, इनफैक्ट मुझ जैसे कार्यकर्ताओं की जितनी भी क्षमता है, हम सबका फोकस ये है कि इस चुनाव को हम जीतें और एक निर्णायक सरकार हम लोग केंद्र में लेकर आए नरेंद्र भाई के नेतृत्व में। लेकिन बड़ी दूर की कौड़ी लगती है वो। जनता ताली कर रही है। मैंने नहीं कहा इनको ताली करने को, ये खुद ताली कर रही है। देखिए नरेंद्र भाई का नाम लेते ही तालियां बज रही है। तो 16 मई का निर्णय क्या होगा ये जनता आपको स्वयं बता रही है। स्मृति जी, एक बात बताइए, एक जमाना ऐसा था जब आप मोदी जी की धुर विरोधी थी, लेकिन आप मोदी जी की सबसे करीबी बन गई हैं। आपने सूरत में एक ज्वेलरी फंक्शन के उद्घाटन के अंदर ये कहा था कि 25 दिसंबर से मैं उपवास शुरू कर दूंगी अगर मोदी जी नहीं हटते हैं तो। मैंने नरेंद्र भाई के बारे में जीवन में पद से मैं साफ कर दूं, पुराना मसला है लोग नहीं, मैंने नरेंद्र भाई के बारे में ये सच है कि जीवन में एक बार उनका विरोध किया था, और मुझे आज भी याद है कि जब मैंने वो विरोध सार्वजनिक किया, दोपहर को किया था, और शाम तक मुझसे एक ही विषय पर चर्चा हुई थी, वो ये कि आप नरेंद्र भाई को उस शीशे से ना आके, उस प्रिज्म से ना आके जो मीडिया के माध्यम से जनता के सामने उजागर हो रहा है, जो उनके प्रतिद्वंदी अथवा जो राजनीति कर रहे हैं उस विषय को लेकर, विशेषतः कांग्रेस पार्टी, उस नजरिए से मत देखिए, अपने आधार पर जांचिए, अपने आधार पर आके और फिर किसी निर्णय पर पहुंचिए। मुझे अभी भी याद है जब मैंने नरेंद्र भाई से खुद इस विषय पर चर्चा की थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि स्मृति, मुझे सिर्फ इस बात से सरोकार है कि एक कार्यकर्ता होने के नाते तुम संगठन का विस्तार कैसे कर सकती हो। मुझे सिर्फ इस बात से सरोकार है कि तुम संगठन के माध्यम से देश में क्या कोई नई तकनीक, कोई पॉलिसी के माध्यम से नई तब्दीली, किस वर्ग को और सशक्त कर सकती हो। उन्होंने कहा तुम मुझे समर्थन देते हो नहीं देते हो इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है, तुम्हारे काम से सरोकार है। और मुझे लगा कि उनका ये बड़प्पन, और विशेषतः जब उन्होंने कहा कि आप तथ्यों के आधार पर मुझे जांचिए, तथ्यों के आधार पर मुझे आंकिए, मुझे ये बात बिल्कुल सही लगी। और मैंने उनके साथ उसके बाद करीबन 12 साल काम किया। और मैं आज बड़े विनम्रता के साथ कहना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी पर जितने लोगों ने जितने पत्थर मारे, उन्होंने उससे एक सीढ़ी बनाई, उस सीढ़ी पर खुद भी चढ़े और उन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को भी आगे बढ़ाया। ये उनका बड़प्पन। तो अब कोई गिला शिकवा नहीं, तब भी नहीं था। तब भी नहीं था। और क्या मीडिया के इंप्रेशन के चलते, मीडिया जो कह रहा था उसके चलते, उस प्रभाव में आकर आपने वो बयान दिया था? हाँ, लेकिन क्योंकि आपने कभी क्लैरिफाई नहीं किया कि आखिरकार वो बयान आपने मुझे लगता है कि जो एक व्यक्ति जिसको उस क्लैरिफिकेशन की जरूरत थी, जिसका अधिकार था, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। उन्होंने आज तक मुझसे क्लैरिफिकेशन मांगा नहीं। आज तक नहीं मांगा? नहीं।
और जहां तक मेरी याददाश्त ठीक है, आप नरेंद्र मोदी है नहीं तो आपको मैं क्लैरिफिकेशन दूंगी नहीं। मैं नरेंद्र मोदी हूँ। मैंने कहा आप है नहीं, इसलिए मैं आपको क्लैरिफिकेशन दूंगी नहीं। अच्छा, मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूँ इसलिए आप क्लैरिफिकेशन देंगे नहीं, लेकिन उन्होंने राज्यसभा में जब आप आई गुजरात से तब भी क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा। जब आप नहीं, राज्यसभा में मुझे भेजने वाले, हाँ भेजने वाले, और राज्यसभा में नामांकन करते वक्त प्रपोज करते हैं लोग नाम जी, एमएलए लिखते हैं, तो 10 एमएलए की लिस्ट में सबसे पहले नाम जो जिन्होंने अंकित किया अपना नाम, वो थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो मुझे राज्यसभा भेजने वाले और वहां पर अपना दस्तखत करके, अगर आपको वो याद हो वीडियो क्लिप, चुनाव में नामांकन भरने के लिए मैं खड़ी थी और मेरे साथ चल के स्वयं नरेंद्र मोदी आए थे। तो मैंने कहा कि ये उनका बड़प्पन है जो इस बात से प्रदर्शित होता है। उनका बड़प्पन है जो इस बात से प्रदर्शित होता है। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी बिल्कुल राइट हैंड है, एक हैंड अमित शाह और दूसरा हैंड स्मृति ईरानी नरेंद्र मोदी जी के लिए, कितना सच है? एक गाना है हिंदी फिल्म का, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। मैं इतना कहूंगी कि नरेंद्र भाई का एक अपना सफर रहा है संगठन में। वो विविध प्रकार के लोगों को स्वयं जानते हैं, विविध क्षेत्रों से लोगों को जानते हैं, और उनका ध्येय, जितना मैंने उनको समझा है पिछले 12 सालों में, जितना मैंने उनके काम करने की नीति को देखा है, उनका मकसद हमेशा एक ही रहता है कि हर वर्ग से, हर विशेष एक बैकग्राउंड से जो भी व्यक्ति एक नई सोच लेकर देश में सुधार ला सकता है, उनके साथ वो काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि लेफ्ट है, राइट है, हैंड है, लेग है, कुछ नहीं ऐसा है। मुझे लगता है जिन जिन लोगों के पास कुछ अच्छे ख्याल हैं, अच्छे आइडियाज हैं और जो मन से काम करना चाहते हैं, नरेंद्र भाई हमेशा उनके साथ रहते हैं। उनके साथ रहते हैं। 16 मई के निर्णय की बात करें, कहीं ऐसा नहीं लगता बीजेपी अति आत्मविश्वास में फंसी हुई है? नहीं, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा बैलेंस है। जब जब कोई सर्वे बताता है कि हमारे आंकड़े बहुत बेहतर होते हैं, जब मुझ जैसे जो प्रवक्ता हैं वो जाकर कहते हैं कि ठीक है, रुझान हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन संगठन में जुड़कर विस्तार करके नंबर्स हम बढ़ाएं, वोट हम बढ़ाएं, जनता को और प्रोत्साहित करें कि वो वोट करना है, हमारा ये काम है। तो जो संकेत आ रहे हैं वो काफी प्रोत्साहित करने वाले संकेत है, काफी पॉजिटिव आसार है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि ओवर कॉन्फिडेंस है। मुझे लगता है हमने जिस लगन से इस चुनाव में काम किया, और विशेषता नरेंद्र भाई जैसे हर प्रदेश में स्वयं गए हैं, मुझे लगता है वो इस अपने आप में इतना बड़ा इंडिकेशन है कि हमने किसी भी राज्य को, किसी भी मुद्दे को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया है। लेकिन ये बात तो ठीक है कि जनता के लोग ताली बजाते हैं जब मोदी मोदी सुनते हैं, लेकिन ये बात भी ठीक है कि बीजेपी के अंदर ही इतने झगड़े होते हैं कि ये जनता बेचारी खुद कंफ्यूज हो जाती है कि करें तो करें क्या। ये जनता बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। इन्होंने एक बार ठान ली है कि इन्हें मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाना है। मुझे लग रहा है कि मेरा शो मेरे हाथ से निकलकर स्मृति ईरानी के हाथ में जाता जा रहा है। ऐसा मैं कतई नहीं होने दूंगा। 20 साल का सफर, 20 साल के सफर में आपने कई मुकाम तय किए। पहले उस पर मैं बाद में आऊंगा कि आपने जिंदगी में संघर्ष कैसे किया। पहले आपने टीवी सीरियल ढूंढा, उसमें काम किया, देश का सबसे चर्चित टेलीविजन का चेहरा बनी आप। 7 साल लगातार आपने बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड जीते, 7 साल लगातार। उसके बाद राजनीति में सीधे एक राष्ट्रीय पार्टी के, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो सत्ता के शिखर तक भी पहुंच सकती है, उसकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होना, राज्यसभा की सांसद होना 37 साल की उम्र में। क्या आपने सोचा था कभी? नहीं, मैंने जब अपने सफर की शुरुआत की तब एक ऐसी परिस्थिति में की जहां पर लड़की का मात्र काम इतना था कि जैसे उसकी उम्र 18 साल की हो तो उसे ब्याह दिया जाए। तो एक लड़की की आकांक्षाएं अथवा अपेक्षाएं, उनकी पूर्ति होने की चर्चा भी नहीं होती थी। तो मैंने हिमाकत की कि सपने देखो, मैंने हिमाकत की कि दहलीज लांघो, मैंने हिमाकत की कि उन्हें पूरा भी करो। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं ये सब सोचती थी कि मैं जिंदगी में कुछ बनूंगी, तो लोग मुझसे अक्सर 2 बातें पूछा करते थे कि क्या बनोगी? तो मैं कहती थी पता नहीं, लेकिन कुछ तो बनूंगी। और जो कॉन्फिडेंस था मेरा कि नहीं मैं कुछ बनूंगी, आसपास जो लोग मेरी परिस्थिति देखते थे वो कहते थे शक्ल देखी है, इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रही हो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो वो देखते हुए जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, एक हिंदी में शब्द है सिंहावलोकन, मतलब आप जिंदगी आधी जी लेते हैं तो पलट के थोड़ा देखते हैं। तो मैंने पलट के देखती हूँ और आज एक 10 वर्षीय बिटिया की माँ हूँ, तब सोचती हूँ कि हाँ वाकई में हिमाकत तो थी। और हिमाकत कभी कभी सफल भी होती है। एक
पेरेंट होने के नाते अब मुझे यकीनन अपने बच्चों के लिए डर लगता है, और इस बात के लिए मैं काफी शुक्रगुजार अपने आप को समझती हूँ। कहना चाहती हूँ कि मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे पेरेंट्स को, जिनमें इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने मुझे ये आजादी दी कि मैं अपने सपनों के पीछे भाग सकूं। आज अगर वही मुझसे कहा जाए एक माँ होने के नाते, तो शायद मैं संकोच करूं, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं। तो अब मैं अपने पेरेंट्स की उस हिम्मत की दाद देती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ। शायद वो मैं ना कर पाऊं एज अ पेरेंट। आप अपने करियर के पीक पर थी उस वक्त, जो आपका सीरियल था सुपरहिट सीरियल था, आप अपने बिल्कुल पीक पर थी। लेकिन एकाएक क्या ख्याल आया कि इतनी यंग उम्र में आपने एकाएक डिसाइड करा कि मुझे आज पॉलिटिक्स में जाना है? बहुत कम लोगों को ये पता था कि मेरे अपने नाना जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में वनवासी कल्याण आश्रम नाम की एक संस्था है, उसमें काम करते थे। आर.के. पुरम में, वहां शाखा में जाया करते थे जहां आज विश्व हिंदू परिषद का हेडक्वार्टर्स है। मेरी माताजी, चूंकि जब जनसंघ का जमाना था, तब स्वयंसेवकों के घर से जो महिलाएं थी, पत्नियां अथवा बेटियां, बहुएं, वो सब अपना सहयोग या योगदान देती थी जहां जहां संभव था। तो मेरी माताजी उस जमाने में जनसंघ के वक्त, चुनाव के वक्त टेबल लगाकर बूथ पर काम करने का योगदान देती थी। तो एक पारिवारिक जो है वो एक नाता तो था ही, लेकिन मेरे परिवार में एक बात बहुत स्पष्ट थी। मेरी माँ ने विशेषता मुझसे कहा था कि अगर आपको राजनीति में जाना है और विशेषता बीजेपी में जाना है, तो इस बात का उल्लेख जब तक आप संघर्ष कर रहे हैं संगठन में कभी नहीं होगा कि आपका क्या पारिवारिक बैकग्राउंड है। तो जब मैं मुखातिब हुई लोगों से पहली बार बीजेपी के ऑफिस में, तो सबको तुलसी दिखाई दी, और मेरे लिए वो ठीक भी था। लेकिन मैं ये भी जानती थी कि मैं संगठन में अपनी जगह एक सीरियल की वजह से नहीं बनाना चाहती। तो मैंने 2003 में मुझे सबसे पहले संगठन में जिम्मेदारी मिली। सास भी कभी बहू थी साल 2001 में शुरू हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि पीक में मेरा करियर दोनों क्षेत्रों में साथ चला। तो उस वक्त भी मैंने एक स्पष्ट बातचीत की थी अपने नेतृत्व के साथ कि मैं ग्रास रूट से शुरू करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ग्रास रूट में काम करते करते जो अनुभव आए, उसके आधार पर, मेरे काम के आधार पर, अगर आपको लगता है मुझ में क्षमता है, तो आप मुझे और जिम्मेदारियां दीजिए। तो वो देखते हुए मुझे काफी, मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ। मेरे संगठन का अनुभव अब 11 साल का रहा है, और मैंने शुरुआत की थी प्रदेश में युवा मोर्चा से, और अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। लंबा सफर, लंबी जर्नी। इतना लंबा नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा लंबा। स्मृति जी, अगर बात करिए आपके पॉलिटिकल करियर की, आपके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की, क्या आप बिल्कुल फोकस थी कि आपको क्या करना है? मुझे पहले संगठन में जाना है, मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना है, मुझे राज्यसभा में आना है, या मुझे महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनना है, या सब साथ होते चला गया? संगठन में काम करने की मेरी हमेशा से इच्छा रही है, और वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है एक ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से नए लोगों को राजनीति में जोड़ा जा सकता है। चुनावी राजनीति जो होती है वो एक व्यक्ति विशेष की राजनीति हो जाती है, लेकिन अब संगठन का विस्तार होता है, एक्सपेंशन होता है, तब आप दूसरे इलाकों से, दूसरे वर्गों के लोगों को संगठन में जोड़कर वाकई में वो बदलाव ला सकते हैं जिसकी आप हमेशा या तो अपेक्षा करते हैं या तो चर्चा करते हैं। मुझे अभी भी याद है, मुझे युवा मोर्चा में पहली बार मौका मिला था, तब मुझसे कहा गया था कि जब युवा की बात होती है तब अक्सर लड़कों की चर्चा होती है। मुझसे कहा गया कि तुम महिला हो, तो क्या तुम नौजवान महिलाओं को युवा मोर्चा में जोड़ सकती हो? तो करीबन 55 जिले मुझे दिए गए थे, टारगेट दिया गया था 1 वर्ष का, और मैंने 6 महीने में ही नई पीढ़ी को जोड़ा। और मैं आज महिला मोर्चा की आपने बात की, जब मैं महिला मोर्चा में थी तब चाहे वो वकील हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो गृहिणी हो, अनेक महिलाओं को, करीबन 80,000 महिलाओं को अनेक प्रदेशों में अनेक पदों पर मैंने अपनी थोड़े बहुत योगदान से उनको वहां पर स्थापित किया था। और आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है भाजपा की, उसमें मैं करीबन 10 ऐसी महिलाओं को देखती हूँ जो मेरी टीम में मेरे साथ थी। तो मेरे जीवन की और राजनीतिक सफर की उपलब्धि ये नहीं है कि मैं स्वयं एमपी हूँ। मेरी उपलब्धि ये है कि मेरा जो सफर है उसमें ऐसे लोगों को मैंने जगह दिलवाने की थोड़ी बहुत कोशिश की जो आज भारत की राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर भारत की राजनीति में एक और शख्स काम कर रहे हैं जिनको आप 10 साल से देख रहे हैं। एक ऐसे ही हमारे सहयोगी यहाँ पर मंच पर आ रहे हैं और कुछ गुजारिश करना चाहते हैं स्मृति ईरानी जी से। जल्दी आ जाइए। हम बता दें कि मजाकिया अंदाज का एक कैरेक्टर है।
क्या मैं आपको कठपुतली जैसा लगता हूँ? सिंह साहब यहाँ पर आके बात करिए ताकि जी, स्मृति जी भी आपको देख सके। जी। सोफे के बगल में जी, बहुत बहुत। गिर मत जाइएगा आप, कुर्सी संभाल के रखिए। जी, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा बस। लीजिए, टाइम लीजिए। कितना टाइम लेंगे आप? ओके, ठीक है। अब तो मैं ये बताना चाह रहा था कि लोगों ने मुझ पे आरोप लगाए कि मैं कठपुतली हूँ, लेकिन मैं कठपुतली नहीं हूँ। बेसिकली आई एम ए रोबोट। एक नई युग की चीज हूँ। आईटी के तहत मुझे डेवलप किया हो गया है, तो मैं कठपुतली नहीं हूँ। ये मैं आपको बताना चाहता था। लेकिन आप तो रिटायर होने जा रहे हैं। जी हाँ, रिटायर मैं होने जा रहा हूँ। अभी मैं आपकी बात सुन रहा था। ये स्मृति जी पंजाब से हैं और रहती हैं ये गुजरात में। तो मैं रिटायर हो रहा हूँ और मैं भी पंजाब का ही हूँ। लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद मैं स्मृति जी सोच रहा हूँ कि कुछ फ्यूचर प्लानिंग की जाए, कुछ बिजनेस किया जाए। तो मैं बिजनेस करना चाहता हूँ आपके गुजरात में। तो क्या आप मुझे गुजरात में जगह देंगे बिजनेस करने के लिए? पहले ये तो बताइए कि आप गुजरात से इतने इम्प्रेस क्यों हैं? बिकॉज दिल्ली में थोड़ा माहौल तंग हो गया है, चलने की जगह नहीं रही अब। तो गुजरात के लोग बोलते बहुत कम है, उनकी जुबान नहीं चलती मेरी तरह। तो मैं वहां जाके उनके साथ जाके एडजस्ट कर सकता हूँ। एडजस्ट कर सकते हैं? जी। 10 साल तक आपने एडजस्ट किया यहाँ पर? देखो भाई, चल ही रहा है, चला ही ली गाड़ी। देखो भाई, शुक्रिया शुक्रिया। नहीं, पब्लिक ये बोल रही है आपके कारण महंगाई आई। देखो, महंगाई नहीं आई, ये आप ये गलत बात कह रहे हैं आप। चलो मैं ही बताता हूँ आपको। प्याज की कीमत 100 रुपए किलो हुई। आप ये देखिए, हमने एक चीज की वैल्यू बनाई है। आप मार्केट में जाते हो, एक मोबाइल होता है 3000 रुपए का, एक 10,000 रुपए का। आप बताइए आप कौन से मोबाइल को प्रेफर करेंगे? आप प्रेफर करेंगे 10,000 वाले को, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो इसी तरह हमने जो डॉलर है वो 100 रुपए लेके गए, तो एक तरह से हमने उसकी वैल्यू बनाई। स्मृति जी, मैं 2.5 साल से वैल्यू सिस्टम समझिए। मैं 2.5 साल से देश की संसद में हूँ। मैंने आज तक इनको संसद में इतना बोलते नहीं देखा जितना आज यहाँ शो में देखा। सब इनकी मेहरबानी है। दूसरा, आप हमेशा इन्फॉर्मेशन गलत देते हैं। मेरा बड़ी विनम्रता से ये कहना है। सबसे पहले तो आपके राज्य में 10 साल में रुपए की वैल्यू 40% घटी है। बड़ी अगर डॉलर की वैल्यू, तो इससे देश का नुकसान हुआ है, विदेशियों को फायदा हुआ है। जहां तक ये बात करें कि स्मृति जी पंजाब से हैं, वो भी इन्फॉर्मेशन आपकी गलत है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप असम के प्रतिनिधि बन चुके थे देश की पार्लियामेंट में। मेरी नानी असम से है, नाना बंगाल से है, दादा मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, दादी महाराष्ट्र से है, पति गुजरात से है। लगती है आप पंजाबी है। अच्छा, है कि नहीं? ठीक है। हाँ, मैं पली बड़ी दिल्ली में हूँ तो उसका इन्फ्लुएंस। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है। जी। आपने कहा कि आप गुजरात आके बिजनेस करना चाहते हैं। जी। मेरा आपसे निवेदन ये है कि आपने अपने राज्य में देश का जो अर्थशास्त्र है उसका बेड़ा गर्क किया है। अब गुजरात आके वहां पर कोई भी बेड़ा गर्क ना करे। जी, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ, इन्फॉर्मेशन मेरी नहीं होती है। अच्छा, जैसा मैं होती है? नहीं जी, आप गलत बोल रही हैं। अच्छा, सोनिया जी की होती है? देखो, जो मैडम जी जैसा कहती है हम वही करते हैं। तो आज आप मान रहे ऑन रिकॉर्ड? जी, अब टाइम तो ज्यादा बचा जो नहीं। देश जानता है वो ये आज आपके शो पे नहीं, तो क्या है, टाइम से ज्यादा बचा नहीं मेरे पास। टाइम नहीं है ज्यादा, तो कुछ करना पड़ेगा ना। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जो बेकार हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कुछ करना है तो मोदी के साथ जुड़ना है। मैडम जी, एक राय थी आपसे। भाई साहब, मैडम मैं नहीं हूँ, वो हैं जो 10 नंबर से रिमोट चला रही हैं। आई एम सॉरी बहुत माफी चाहूंगा आपसे। गलत बोल दिया फिर। कोई नहीं। जी सर। नहीं, मेरा आपसे सवाल था कि अब आपका रिटायरमेंट हो गया है, गुजरात में जाके बस जाइए और इस शो का पीछा छोड़िए। तो छाछ वाला बिजनेस कैंसिल कर दूं फिर? कैंसिल कर दीजिए आप। आपको बिजनेस करना है भाई साहब। जी। आपको प्रोडक्टिवली देश को आगे बढ़ाना है।
जी। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि देश आगे बढ़े तो देश को कांग्रेस से मुक्त करना होगा और आपको आपकी कुर्सी से विदा करना होगा। आप विदाई लीजिए और आइए। तो आप अपनी कुर्सी से विदा हो जाइए। चलो अब तो जाना ही पड़ेगा। चलिए फिर चलते हैं। गुजरात का भी इन्होंने मेरा इन्विटेशन। तो दरअसल हमारी चुनावी नाइट्स में ये एक मस्ती थी, ये एक व्यंग्यात्मक लहजे में समझाने की कोशिश थी कि वाकई पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री की छवि और प्रधानमंत्री को लेकर क्या क्या घटता रहा है। तो सिर्फ एक ही नौकरी बची थी, वो है जो ट्रे होता है ना जिसमें बर्गर दे के वो देते हैं, उस ट्रे को धोना और जमीन साफ करना। झाड़ू। कई सारे संगठन के और काम करती हैं, राज्यसभा की सदस्य हैं, तो अभिनय, आपका प्रोडक्शन हाउस, ये सब चीजें क्या आप परमानेंटली पीछे छोड़ चुकी हैं? प्रोडक्शन हाउस अभी पीछे परमानेंटली इसलिए छोड़ चुकी हूँ क्योंकि मैं स्वयं सीरियल्स लिखती थी, मैं स्वयं प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहती थी, इसलिए मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि किसी और को कहो कि मेरी नौकरी तुम कर लो, नाम मेरा चल रहा है, ऐसा मैं नहीं कर सकती। इसलिए मैंने प्रोडक्शन हाउस को अभी बंद कर रखा है। जहां तक अभिनय की बात है, अगर कोई चुनौती भरा रोल आता था तो मैं करती थी बीच बीच में। तेलंगाना का एक बहुत बड़ा संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष देश ने देखा और मैंने तेलुगु में एक फिल्म की, जय बोलो तेलंगाना, जो राज्य के लिए एक ऐतिहासिक फिल्म के रूप में सामने आई। एक बंगाली में फिल्म की विक्टर बैनर्जी के साथ, क्योंकि मुझे उस वरिष्ठ कलाकार के साथ काम करने की इच्छा थी तो वो की। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम कर रही थी जहां पर मेरे समय में से करीबन पूरे वर्ष में मात्र 10 दिन का समय लिया जा रहा था। लोग आपके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, मसलन आप फिल्में देखती हैं? थोड़ी बहुत। टाइम ही मिलता नहीं, रुचि किताबों में ज्यादा है, लेकिन हाँ फिल्में देखती हूँ। ये कहना कि बिल्कुल नहीं देखती, मेरे पास टाइम नहीं है, झूठ होगा। झूठ होगा। तो आपके फेवरेट हीरो और हीरोइन? बड़ा पक्का हुआ सवाल है ना? नहीं, आजकल कोई ऐसा है? यहाँ पे जितने बैठे, अगर मैं उनको कहूंगी किशोर कुमार सबसे बेहतरीन सिंगर है, कितने लोग मेरी बात से वाकिफ है और सहमत है? अगर मैं इन सब से कहूंगी कि अमिताभ बच्चन हमारे सबसे अच्छे एक्टर्स में से हैं, कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो पॉलिटिकली करेक्ट हो रही हैं आप। नहीं, पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो रही हो मैं। चुपके चुपके कितने लोगों ने देखी है अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र? अग्निपथ कितने लोगों ने देखी है? ऋतिक रोशन वाली नहीं, हाथ नीचे करो। जिसने ऋतिक वाली नहीं, अमिताभ बच्चन वाली कितने देखी? तो ऐसे कलाकारों ने ऐतिहासिक काम किया है जो अपने आप में सराहनीय है। आजकल मैंने एक फिल्म देखी, वो कौन सी है, रामलीला। रणवीर सिंह ने बहुत अच्छा काम किया, मुझे लगा। रणवीर सिंह की एक्टिंग अच्छी थी, बाकी फिल्म का मुझे पता नहीं। तो वहां पे महिलाएं ऐसे ऐसे कर रही हैं, पुरुष थोड़ा बहुत सर हिला रहे हैं। तो एक एक्टर की दृष्टि से मुझे जब भी लगता है कि किसी एक्टर ने सराहनीय काम किया है तो वो काम मैं जरूर देखती हूँ। स्मृति जी, एक और हमारे मित्र सलील श्रीवास्तव आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सलील, जल्दी से आओ और ये बताओ कि आप कौन कौन सी फिल्में बनाने जा रहे हैं? सरकार नमस्कार। अरे तुलसी जी, अरे स्मृति जी नमस्कार। है सर। नमस्कार मैम। सर हम डील लेके आए मैम के लिए। डील तो बताए, पहले अपना परिचय तो बता दीजिए। परिचय हमारा छोटा सा है, चुनाव में बड़ा हमारी मांग है, डिमांड है। हमारा परिचय है, सरकार हो, व्यापार हो, दरबार हो, परिवार हो, लाचार हो, बीमार हो, हर मर्ज की दवा डी लाल है। लोग प्यार से कहते दलाल है, दलाल है, दलाल है। तो यहाँ पर क्या करने आए हो तुम? भैया मनमोहन सिंह जी से जाके मिले। अब तो चले गए, हमारा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? चुपचाप चले गए। मैम को रिश्ते जोड़ने में बड़ा मजा आता है। हम उनके लिए रिश्तों की ऐसी लिस्ट लेकर आए हैं जिनके पास रिश्ते नहीं है, बेचारे बड़े परेशान हैं, उन चुनावों में क्या करे। उनके लिए मैम आपको रिश्ता छोड़ दीजिए। 4-5 लोग हैं, छोटे छोटे। मैं शादी का ब्यूरो खोला है? नहीं, शादी का नहीं, पॉलिटिकल रिश्ते का। पॉलिटिकल रिश्ते का नहीं भैया, वो काम हम नहीं करते। अरे आप कर सकती हैं। नहीं, हम नहीं करते। अरे आप बीजेपी के बड़े नेता हैं। हाँ, तो क्या हुआ? देख तो लीजिए। नहीं, छोटी सी लिस्ट है। नहीं, छोटी सी लिस्ट। हम दलाल की लिस्ट नहीं देखते। अरे घर से देख सकते। अरे नहीं देखते। अरे देख लीजिए। नहीं देखते। चलिए चलिए, हो गया आपका काम। आपकी एंट्री, नो एंट्री बैन, एंट्री बैन हो गई। चलिए चलते हैं, कोई नहीं मिला। यही संकेत है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में दलालों को काम नहीं मिलेगा। ये आपने फिर एक चौका मारा। लेकिन नहीं, बिल्कुल मौका नहीं मारा, आपको प्रत्यक्ष एक उदाहरण दे दिया। स्मृति, अगर बात करें आपके 17वें सवाल के उस डिसीजन की कि जब आपको लगा कि नहीं, अब आपको दिल्ली छोड़ के मुंबई जाना है और मुंबई में काम शुरू करना है, आपके पिताजी इसके बड़े खिलाफ थे। आपने उनसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे, क्या आपने वो 2 लाख वापस चुका दिए उनको? बिल्कुल, सूद समेत चुका दिए।
बिल्कुल सूद समेत चुका दी। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने माता पिता बैठे हैं, मेरे पिता ने मेरे जीवन में वो सबसे बड़ा एहसान मुझ पर किया, क्योंकि हम कई बार बच्चे की जिद को पूरा करने के लिए कहते हैं अच्छा ठीक है जाओ इतना हम आप पे खर्चा कर दें। मेरे पिता ने कहा नहीं, तुम्हारी इस जिद पर मैं एक फूटी कौड़ी खर्च करूंगा नहीं। तुम्हें अगर पढ़ाई करनी है तो उस पर पैसा खर्च कर सकता हूँ, लेकिन ये बेवकूफ जैसे सपने हैं कि मुझे कुछ बनना है और कुछ उसके पीछे प्लान नहीं है, कोई आधार नहीं है, तो ऐसी बेवकूफी के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। उन्होंने कहा मेरी और 2 बेटियां हैं, उनको पढ़ा लिखा के उनका ब्याह करवाना है, तुम बेवकूफ हो तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। तो मैंने अपने पिता से कहा था कि मुझे उधार तो दे दीजिए, और वो भी तब जब मेरे पास करने के लिए एक प्रोजेक्ट था। तो उन्होंने उधार दिया और वो बिल्कुल दृढ़ थे इस बात पर कि सूद समेत वापस चुकाना पड़ेगा। और वो प्रोजेक्ट क्या था? प्रोजेक्ट ये था कि मुझे फेमिना मिस इंडिया के लिए चुना गया था, फाइनलिस्ट थी। एक तो घर पर कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मुझे एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए चूज किया जाएगा। अभी तो मोटी हूँ, ये भाई साहब हंस रहे हैं यहाँ पे, लेकिन तब अच्छी खासी पतली थी। अपनी मम्मी से पूछ लीजिए जिन्होंने पहली बार मुझे सीरियल में देखा होगा। मेरे परिवार में ये एक मान्यता थी कि अगर आप मीडिया में जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि या तो आप पढ़े लिखे हैं नहीं, या तो आप ड्रॉप आउट हैं, या तो आप में ऐसी कोई क्षमता नहीं है जो आपको एकेडमिकली किसी प्रोफेशन में डाल सके। तो काफी स्तब्ध थे सब जब मैंने कहा कि नहीं मुझे मीडिया में जाना है। और उसमें जाने का कारण एक था कि मीडिया ही एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें मेरे पिता का कोई प्रभाव नहीं था। मैं दिल्ली में पली बड़ी थी, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी जब मेरी उम्र के लड़के लड़कियां कहते थे कि मेरा बाप पता है कौन है, मैं नौकरी करवा सकता हूँ। मुझे उस बात से बहुत परहेज था, और मैं हमेशा ये चाहती थी कि मैं जो भी काम करूं जीवन में, जो भी मुकाम पाऊं, कम से कम कोई ऐसा माइका लाल ना हो जो कहे कि मैंने स्मृति ईरानी को बनाया, मैं अपनी मेहनत से बनाई। तो मैंने अपने माता पिता से कहा था कि अगर सफल रही तो अपनी मेहनत की वजह से, और अगर फेल हो गई तो वो भी मेरी गलती की वजह से। तो श्रेय हो दोनों तरफ का, तो वो कम से कम आपके मत्थे ना चढ़े फेलियर का। ये बात मैं काफी साफ तरीके से उनसे बोल चुकी थी। स्मृति जी, मैकडोनल्ड्स में नौकरी करने की नौबत कैसे है? आपने मैकडोनल्ड्स पैसा नहीं था मेरे पास, पैसा नहीं था, पैसा नहीं था। जो पिता से उधार लिया वो सबका सब कंपटीशन में फूक गया, और पिता ने कहा या तो पैसा लौटाओ या तो जहाँ कह रहे हैं वहां शादी करो। तो हाँ, मेरे पिता बिजनेसमैन है, तो काफी उनका बहुत क्लियर कट एक डिसीजन था, या तो पैसा लौटाओ और तुमने पैसा उड़ा दिया सारा तो तुम अब कुछ बन नहीं सकती, वापस आ जाओ। मैंने उनसे 1 साल की मोहलत मांगी थी, और मैंने कहा कि मैं उस 1 साल में उनका पैसा लौटाऊंगी। नौकरी कोई मिले नहीं। मिस इंडिया के बाद जहां भी जाती तो लोग कहते कि आपकी शक्ल ठीक नहीं है, या तो आपको एक्टिंग करनी आती नहीं है, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। और अंत में 200 रुपए बचे थे, और जब बैंक में पैसा नहीं है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, और भविष्य में क्या होगा उसका अता पता नहीं है, तो जो सबसे पहले नौकरी हाथ में आती है इंसान वो ले लेता है। तो मुझे आज भी याद है 1800 रुपए प्रति माह की नौकरी, जिसमें काम इतना था कि नौकरी का अभाव था उस वक्त। जब मैं गई मैकडॉनल्ड्स, जब तक मैंने इंटरव्यू दिया तब तक जितनी पोस्ट थी सब भर चुकी थी। तो सिर्फ एक ही नौकरी बची थी, वो है जो ट्रे होता है ना जिसमें बर्गर दे के वो देते हैं, उस ट्रे को धोना और जमीन साफ करना, झाड़ू पोछा करना। तो मैंने वो नौकरी ली क्योंकि उस वक्त मेरे पास पैसा नहीं था। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने जिंदगी में वो दिन भी देखे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जब इस मुकाम पर पहुंचते हो तब आप काफी सिक्योर होते हो इस बात में कि कल शायद सफलता हो या आप असफल हो, लेकिन जिंदगी में अगर जरूरत कभी भगवान न करे पड़ी तो दोबारा बर्तन धोऊंगी, दोबारा झाड़ू पोछा करूंगी, लेकिन वापस यहीं पहुंचूंगी। अच्छी स्पिरिट है, मैं सलाम करता हूँ आपकी स्पिरिट को। उसके बाद क्या हुआ? आप बालाजी टेलीफिल्म तक कैसे पहुंची? नीलम नाम की एक एक्ट्रेस हैं जो बीमार हो गई एक दिन अकस्मात। आप जैसा एक शो करती थी वो भी, और जब वो बीमार पड़ी तो लास्ट मिनट शूटिंग से पहले बीमार पड़ी। तो उस वक्त मुंबई में सब एक दूसरे को फोन कर रहे थे कि कोई हिंदी भाषी नई लड़की है तो बताइए। और मुझे फोन आया कि आप हिंदी बोलती हैं? मैंने कहा हाँ। और उस वक्त मैं मैकडॉनल्ड्स में वो झाड़ू मार रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप शूटिंग कर पाएंगे हमारे लिए? मैंने कहा मेरी शिफ्ट 9 बजे खत्म होती है यहाँ पे, मैं उसके बाद आऊंगी। तो उन्होंने कहा चलेगा, आप आइए। रात को 10:30 बजे मैं काम पर पहुंची, दिन भर काम करने के बाद, और करीबन 12:30-1 बजे तक मैंने शूटिंग खत्म कर दी। आपको पता है नॉर्मली एक टेलीविजन शूट को कम से कम 10-12 घंटे लगते हैं, तो चूंकि मेरी हिंदी ठीक ठाक थी तो मैंने 10 घंटे का काम 2 घंटे में कर दिया। प्रोड्यूसर काफी खुश हुए। फिर उन्होंने जब इसको शो को चलाया तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया। उनमें से एक रिस्पांस देने वाली बालाजी की शोभा कपूर थी, जिन्होंने देखा और कहा इस लड़की में कुछ तो है।
तो उन्होंने घर बुलाया और एकता कपूर से मिलवाया, और एकता कपूर ने देखा और कहा ये तुलसी है। ये तुलसी है। फिर आप बन गई मैं तुलसी तेरे आंगन की। किसी के आंगन की तो बनी गई। पहले तो एकता कपूर के आंगन की थी आप। हाँ, लेकिन तुलसी की एक विशेषता है, सब बड़े आदर और सम्मान के साथ तुलसी की चर्चा करते हैं, लेकिन तुलसी को हमेशा घर के आंगन में रखते हैं, घर में घुसने नहीं देते। तो मैं एकता के आंगन में आज भी हूँ, अंदर नहीं हूँ। लेकिन बीजेपी के घर में घुस गई हैं आप। बीजेपी, क्योंकि वो घर मेरा है। बीजेपी के घर में घुस गई। वो घर मेरा है। मतलब एकता का घर आपका नहीं है। नहीं, वो घर मेरा नहीं है। वो घर सच, वो एक हकीकत भी है। उन्होंने बहुत बड़ा एक अपना इंडस्ट्री शुरू किया और मैं उस इंडस्ट्री में एक एम्प्लॉय की हैसियत से काम कर रही थी। आज जब मिलती हूँ तो इस सम्मान को पाती हूँ कि मैं उनके एक जीवन के एक प्रमुख सफर का हिस्सा रही हूँ, तो इतना सम्मान वो मुझे देती हैं। लेकिन बीजेपी मेरा अपना घर है, वो आंगन किसी और का था। वो आंगन किसी और का था, तो आपने छोड़ दी वो गलियां। अंग्रेजी में कहते हैं नेवर से नेवर, तो मैं वो गुलजार वाला गाना नहीं चाहती, गाना छोड़ आए हम ये गलियां, नहीं। मुझे लगता है कि पृथ्वी गोल है, इंसान जहाँ से शुरू करता है वहीं पे खत्म करता है, तो क्या पता वो रास्ते वापस कहीं आ जाए जिंदगी में। इसलिए कभी भी, और विशेष तो जब इतने सारे कैमरास चल रहे हो, कभी नहीं कहना चाहिए कि नहीं मैं कभी नहीं जाऊंगी, ऐसा नहीं। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। पिछले हफ्ते आपने देखा मिहिर कहीं चला गया था, आखिर मिहिर गया कहां था? ना वो फेसबुक पे ऑनलाइन था, ना वो व्हाट्सएप में ऑनलाइन था। शायद उसका मोबाइल डाउन था, वो बा के पास गया था पतली बिन का चार्जर लेने। आखिर मुद्दा क्या था? लेकिन असली मुद्दा आज हमारे पास है। बोलिए पास। पहचाना आपने मेरे को? हाँ बहुत बोलो। नहीं, आप बैक स्टेज नहीं पहचानते, यहाँ के पहचान नहीं, मुझे पूरा भरोसा है। आपने पहचाना मेरे को? भाई मैं मिली नहीं हूँ तो पहचानूंगी कहाँ से? आप लोगों ने पहचाना मेरे को? मेरे साथ साजिश हुई है। मेरा नाम विकास है, लेकिन मेरी मामी की बुआ की लड़की की भतीजी की चाची की दादी ने मेरे साथ साजिश की है, मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। अब मेरा पुनर्जन्म हुआ है। ये तो सीरियल में होता है मेरे भैया। वही तो हो रहा है यहाँ। कि जितनी बार मेरे साथ साजिश हुए बोल रहा है, मुझे लगा अरविंद केजरीवाल है। बात इनकी बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो नहीं होता है करने से, वो होता है धरने से। तुम जा सकते हो, सेट से एंट्री आउट मार सकते हो। एक तो मैम से मैं सवाल पूछ के जाऊंगा। हाँ पूछ लो, एक सवाल पूछ लो, उसकी जाएगा। एक तो सब भूल रहा है, फिर मुझसे पूछ रहा है, ये क्या हो रहा है? क्योंकि आपका नाम स्मृति है, इसको भी स्मृति हो रखी है। बोलिए। एक सवाल ये कि एक बहू थिएटर में फिल्म देखने गई, रागनी MMS2, वहां पे उसको उसकी सास ने देख लिया, कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इसका नाम बदल देना चाहिए। क्या रखें इसका नाम? पासवर्ड से बदल के बैड जोक रख देना चाहिए। ये बैड जोक ही सुना के जाता है। वाकई में खराब जोक सुनाता है। वाकई में इसको बनना था मिहिर, और ये जाकर भूल गया कि इसको मिहिर बनना है, और यहाँ पर विकास बन के बहुत लोगों ने मिहिर बनने की कोशिश की, मैं इस तलाश में थी कि कोई तुलसी बनकर आए। नहीं, तुलसी बनाई तो थी एकता कपूर ने एक बार। हाँ, एक नई तुलसी, एक बनाई, और मजबूरी में जो मुझसे पतली थी, जो आपसे पतली थी, और मजबूरी में उसको आपको फिर वापस लाना पड़ा था। ये भी हकीकत है। बताएंगे इस बारे में? नहीं, बता दीजिए थोड़ा सा। नहीं, मुझे लगता है लोगों का प्यार था जो जिसमें उन लोगों ने डिमांड किया कि मुझे वापस लाया जाए, और एक बार फिर एकता का बड़प्पन था जिसने कहा कि हाँ, लोगों की डिमांड को स्वीकार करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। उन्होंने वापस घर के दरवाजे मेरे लिए खोले। मेरे लिए दो शब्द साथ नहीं बैठते हैं। क्या? एकता। हाँ, एकता मतलब एकता कपूर। हाँ। और बड़प्पन। नहीं, ये गलत फहमी है। मुझे लगता है ये दोनों पोलर, डिफरेंट पोल्स। नहीं नहीं नहीं, मैं प्रत्यक्ष इस बात की गवाह हूँ, उसकी उदारता की। और मैं वो नहीं कह रही हूँ उदारता मतलब लोगों को रोल देना। जितना वो पैसा कमाती थी,
मुंबई में सांता क्रूज में वृद्धाश्रम था एक, वहां पर कोई विश्वास नहीं करेगा, ये मेरी आंखों देखी बात है। वहां पर स्वयं उसका जाना, बूढ़ी महिलाओं को खाना देना, उनकी दवाई की चिंता करना, जहां पर कोई जर्नलिस्ट नहीं था, कोई कैमरा नहीं था, कोई फोटो खींचकर उसकी वाहवाही करने वाला नहीं था। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है। 200 लोगों की एक टीम के साथ मैंने करीबन 8.5-9 साल काम किया। हम में से कई लोग थे जो मुंबई पहली बार आए तो हमारे ना सर पर छत थी, ना चलाने के लिए साइकिल थी। 200 लोगों का घर बसा, उनके सर पर छत आई, कुछ लोगों के पास गाड़ियां आई, मोटरसाइकिल्स आई। तो एकता की मेहनत की वजह से उनके घर में कम से कम लक्ष्मी तो आई। तो मुझे लगता है ये बड़प्पन और एकता एक्चुअली साथ में जाता है। आजकल वो जो फिल्में बना रही है शायद आपको वो मेल नहीं खाता होगा वो शब्द, लेकिन हाँ, बड़प्पन और एकता कपूर ये दोनों चीजें साथ में जाती हैं। मेरा सवाल आपसे, व्हाट नेक्स्ट फॉर स्मृति ईरानी? मैंने जीवन में एक ही चीज की प्लानिंग की थी कि आपकी तरह एक जर्नलिस्ट बनूं, और मैंने लिटरली अपना एक रेज्यूमे जो होता है, सीवी होता है, वो एक मीडिया चैनल के पास दिया। मुझे नौकरी नहीं मिली और उसकी वजह से मैं तुलसी बन गई और स्मृति ईरानी जो आज है वो यहाँ पर पहुंच गई। तो मैंने जब मेरी वो नामंजूर हुई थी वो दरखास्त, उस दिन मैंने ठान ली थी कि मैं अपने भविष्य को लेकर ना कोई भविष्यवाणी करूंगी, ना कोई प्लानिंग करूंगी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि व्हाट नेक्स्ट का नहीं पता। सीरियल में सास बन गई, बेटा 12 साल का है, सास बनने का रियल लाइफ में इंतजार है। बेटी 10 साल की है, वो पढ़े लिखे, समाज में अपने लिए एक अच्छा नाम कमाए और किसी की सहायता करे ताकि वो अपने सपने को साकार कर सके। तो बेटे और बेटी जिस दिन सेटल हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, खुश होंगे जीवन में, वो मेरे जीवन की उपलब्धि है। बाकी भगवान माने। नरेंद्र मोदी की सरकार तो बनी रही है जी, है ना, आप उनके जो कोर टीम है उसकी सदस्य हैं, तो माना जा रहा है कि स्मृति ईरानी तो आने वाले समय में मंत्री होंगे। नहीं, मैं भविष्य में झांक कर भविष्यवाणी नहीं कर सकती। आज आप कई सारे पात्र लेकर आए, किसी ज्योतिष को लेकर आते तो उससे पूछ सकते थे। मैं नहीं जानती कि मेरे भविष्य में क्या लिखा है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि मैंने जब पहली बार सोचा कि जीवन में कुछ करना है, तो मेरी माँ ने मुझसे एक ही निवेदन किया था। उन्होंने कहा, काम ऐसा करो कि पूरा परिवार और जितने लोग तुम्हें जानते हैं वो गर्व से कह सके कि हाँ, हम स्मृति ईरानी को जानते हैं। किसी को भी इस बात का ना दुख हो, ना किसी को इस बात की शर्म आए कि वो तुमसे संबंधित है। तो मैं नहीं जानती भविष्य में क्या होगा, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि आप सब आज मुझसे मिले हैं, मेरा परिवार है, शायद वो इस शो को देख रहा होगा। जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं उन्हें मैं कभी जीवन में शर्मिंदा नहीं करूंगी। मैं मात्र अपने भविष्य के बारे में यही गारंटी दे सकती हूँ। चलिए, आप आई, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति जी। लेकिन चलते चलते आपके फेवरेट गाना बताइए। ग्रुप फोटोग्राफ होगा, हमारे कार्यक्रम की परंपरा है, ताकि बैंड उस गाने को बजा सके कंक्लूडिंग में। आपका सबसे फेवरेट गाना? दो गाने एक्चुअली, लेकिन उसमें से एक आपको बता देती हूँ, जो है किशोर कुमार का बड़े दिल वाले से। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले।